तो महाराष्ट्र में लगातार मतदान जारी है। आधे घंटे का वक्त और बाकी है। लगातार लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों राज्य जिसके नतीजे देश की सियासी दशा और दिशा दोनों तय करने वाले हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए मुकेश त्यागी जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, दीपक झा जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर सीमा मलिक प्रवक्ता एनसीपी, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार, परविंदर सेठी साहब, शैलेंद्र दुबे जी और हर्ष दहिया जी हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं और आलोक वत्स जी ने भी हमें कुछ ही वक्त पहले ज्वाइन किया। लेकिन सर आपसे ही सवाल, राकेश सर, कि देश के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो नतीजा रहा उसमें 1:1 का एक रेशियो देखा गया। राकेश सर आपको आवाज मिल रही मेरी? जी आयुष जी, हम महाराष्ट्र चुनाव से पूरे देश के चुनाव का आकलन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यों का चुनाव अलग होता है। जैसे हरियाणा यदि आप जीत गए तो उससे देश का मिजाज कोई बदल जाएगा या उससे 2029 के चुनाव पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो जैसे आप 2023 में 3 राज्यों में बहुत अच्छा प्रदर्शन आपका रहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, लेकिन लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रह पाया। तो इसका राज्यों का इम्पैक्ट अपना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप राज्यों में देखें तो राज्यों में किसका प्रदर्शन अच्छा रहने वाला है, और प्रदर्शन यदि अच्छा रहा तो किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उत्तर प्रदेश में मैं बोल रहा हूं कि 6+ यदि आया तो योगी आदित्यनाथ जी 1/27 के लिए मजबूती के साथ, जितना उनको अभी टारगेट किया गया 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मुझे लगता है वो सारा टारगेट साइड में हो जाएगा और हिंदुत्व का एक बड़े चेहरे के रूप में वो स्थापित हो जाएंगे। मतलब बढ़ेंगे नहीं। क्या उनका कद इससे डिसाइड नहीं होगा कि महाराष्ट्र में उनका नारा कितना चला, या सिर्फ यूपी के इलेक्शन से डिसाइड होगा? अब मैं एक सेकंड के लिए महाराष्ट्र में बता दूं, महाराष्ट्र में यदि महाविकास अघाड़ी जीतती है तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी जी को नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट क्षेत्रीय दलों को मिलेगा। क्षेत्रीय दलों में मुझे लगता है जो वहां का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वो है शरद पवार का। तो वो क्रेडिट कभी किसी को नहीं देते। शरद पवार आज तक कभी भी कांग्रेस को या किसी दूसरे दल को क्रेडिट नहीं दिए। वो किंग मेकर थे, हैं, और मुझे लगता है आगे भी वो किंग मेकर रहेंगे। तो उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। और यदि यूपी में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो भी कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, अखिलेश ले जाएंगे। बहुत छोटा तो थोड़ा सा वक्त कम, इसलिए बाकी मेहमान भी हैं, लेकिन एक सवाल मैं सिर्फ एक सेकंड में खत्म कर दूं। तीनों राज्यों में यूपी वाले पर सर सवाल सुनिए राकेश सर, यूपी में अगर जो भी नतीजा होता है अलायंस पर असर क्या होगा? एनडीए में उनको निषाद को सीट नहीं दी बीजेपी ने, इधर कांग्रेस किसी सीट पर कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है, यूपी में क्या असर होगा अलायंस पर इसका? मेरे से पूछे आप? जी राकेश सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अलायंस क्या है। अलायंस इस समय पर भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है। कोई भी ऐसा मजबूत अलायंस नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी से इतर जाने की स्थिति में हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे आपके राजभर हो। कोई भी भारतीय जनता पार्टी से इतर जाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उनकी मजबूरी है। महाराष्ट्र में भी जो भी अलायंस है वो भाजपा के पीछे खड़े होने के लिए मजबूर है। कोई इतना मजबूत नहीं है कि जो अपने आप से चुनाव जीतने की स्थिति में हो। ठीक है, लेकिन ठीक है, महाविकास अघाड़ी में ऐसी स्थितियां नहीं है। वहां अलायंस में क्षेत्रीय दल ज्यादा मजबूत है, बनस्पत कांग्रेस। ठीक है दीपक जी, लेकिन सवाल यह है कि 2019 में भी गुड़ा गणित से आप लोग सरकार में आए, उसके बाद सरकार आप लोगों की चली गई। इस बार कोई आंकड़ा आया आपके पास और वो आंकड़ा टूट के बीजेपी के पास न चला जाए, इसको कैसे आश्वस्त कर रहे हैं आप लोग? ये भी तो डर होगा ना। देखिए, लोकतंत्र है, इसीलिए हम कहते हैं संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है। तो जो लोकतंत्र के लुटेरे हैं, संविधान के लुटेरे हैं, वो भाजपा रूपी है। क्योंकि कालनेमी है, ये साधु के वेश में आते हैं, संत के वेश में आते हैं। जैसे रावण ने आया था साधु के वेश में, माँ सीता का हरण कर ले गया। इसी तरीके से राम का नाम लेके जनता को दीपक जी, हिंदू धर्म का अपमान मत कीजिए साधु संतों को इसमें बीच में लाके। आपको अगर एग्जाम्पल देना है दूसरे धर्मों का, आप क्यों नहीं देते? आपको क्यों होता है कि आपको हिंदू धर्म का एग्जाम्पल देना होता है, साधु संतों का आपको एग्जाम्पल देना होता है? ठीक। हिंदू धर्म का ठेकेदार मत बनिए। हिंदू धर्म का कुछ आता जाता है क्या? आप संविधान के ठेकेदार हैं। संविधान में क्या बदलाव हुआ है आप बता दीजिए कि क्या बदला है संविधान में? भाजपा ने क्या बदलाव किया है संविधान में, आप बताइए। भाजपा की प्रवक्ता हो क्या? भाजपा की प्रवक्ता हो, मिर्ची लग रही है। हम देश के प्रवक्ता हैं, देश के नागरिक हैं। चलिए ठीक है, आप आपस में डिबेट मत करिए। ठीक है दीपक जी, बात पूरी करिए। ठीक है, आपस में डिबेट। ठीक है, आप बात पूरी करिए। बात पूरी करिए। ठीक है हर्ष जी प्लीज। ठीक है दीपक जी, बात पूरी करिए। जो मेरा सवाल था दीपक जी, जो मेरा सवाल था, सवाल ये कि जो भी आंकड़ा आपके पास आएगा वो आपके पास ही रहे, ये कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं?
और ये आपकी भी तो कमजोर कड़ी है अगर कोई टूटता है। नहीं, इस बार पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी एक है और एक रहेगी, क्योंकि हमने महाराष्ट्र की जनता के साथ वादा किया कि महाराष्ट्र को विकास के रथ पे सवार करके आगे ले जाएंगे। ये जो धरावी का प्रोजेक्ट है और इस कपास के किसानों की आत्महत्याएं हैं, महाराष्ट्र में पानी की जो समस्याएं हैं उसको हल करने का हमने वादा किया है और कोई उनको बरगला ना सके, उनके वोटर्स को ऐसे कैंडिडेट्स को। मुकेश जी, ये दिक्कत आपके साथ भी थी। 2019 का जो प्री पोल अलायंस आपका था वो एक तरह से बहुमत के आंकड़े को पार कर गया था, लेकिन वो अलायंस आगे टिका नहीं। इस बार क्या स्थिति अगर बदलती है तो क्या शरद पवार का साथ आप लोग लेंगे? ऐसी गुंजाइश कोई दिख रही है? किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वट वृक्ष है और उसको किसी प्रकार की भी कोई असुरक्षा की भावना से ग्रसित नहीं है और हम इस बार 155 कम से कम लेकर के आएंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। चुनाव खत्म होने वाला, अगले 20-30 मिनट में काउंटिंग खत्म हो जाएगी। जहां तक दीपक जी बोल रहे थे कि मुकेश जी प्रांत और राज्य का बड़ा अपना संकीर्ण ज्ञान प्रदर्शित कर रहे थे, इनके राहुल गांधी कहते हैं आलू से सोना बनता है, तो मुझे तो एक वो आता है दोहा याद, जाका गुरु। ठीक है, इस पर नहीं, जो मेरे सवाल तो उसी पर ही है। आपसे चर्चा मत करेंगे। ठीक है ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, ठीक है। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई ना बोले, वैसे वो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मुकेश जी भी, उनको भी उम्मीद होगी कि कोई और ना बोले। तो सुनेंगे। ठीक है मुकेश जी बोलिए, जो मेरा सवाल था उस पर बोलिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जो मेरा सवाल था उस पर बोलिए। जो मेरा सवाल था कि प्री पोल अलायंस आपका गठबंधन जो है बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेगा, कैसे उम्मीद है? मैं ये कह रहा हूं कि इस बार हम लोग गारंटीड करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा है कि जिस प्रकार से लोगों ने देख लिया है कि ये विकास की मेरा सवाल ये नहीं था कि आप लोग क्रॉस करेंगे नहीं करेंगे। क्रॉस तो पिछली बार भी कर लिया था, लेकिन आप लोगों ने सरकार नहीं बनाई ना, फिर उद्धव ठाकरे उधर चले गए थे। इस बार कोई जोड़ तोड़ तो नहीं होगा? उधर तो डर होगा। उद्धव ठाकरे ने करार का उल्लंघन जो है ब्रॉड डे लाइट में किया है। उनकी संख्या बल कम थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर को लेकर के चुनाव में जो भी संख्या बल आई थी उनके माध्यम से आई थी। और जब इन्होंने करार का, इनको लस्ट फॉर पावर जिसको कहते हैं ना, मैं कुर्सी से चिपका रहा हूं, ये इनके प्रकार, तो अंतर्गत क्या होता? मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार जो कि बहुत कम नंबर सीट पे आया था, हमने अनाउंस किया था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इनका कोई जो राहुल गांधी कहते हैं मेरी 2 मिनट के अंदर विचारधाराएं बदलती रहती हैं। डॉक्टर सीमा, आपकी आवाज अब तक आ नहीं रही थी, अगर आप कनेक्ट हो गई हैं तो मुझे पीसीआर बताएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन शैलेंद्र जी, पिछली बार लड़ाई मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही थी, इस बार भी वो दिक्कत है? देखिए, सारा जो है ये डिपेंड करेगा कि नंबर्स क्या आते हैं। और आज़ादी के बाद से कोई भी प्री पोल अलायंस जिसकी मेजॉरिटी आई हो, और वो पहली ऐसी घटना है देश में जो कि कोई भी अलायंस जो है छोड़ के और दूसरी तरफ गया हो। ये बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा जो है ट्रेजिक था। देखिए, अब चुनाव में जो है चुनाव पूर्व गठबंधन और चुनाव बाद गठबंधन, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। चुनाव पूर्व गठबंधन का मतलब ये है कि आप जो है नीतियाँ, कार्यक्रम, कैंडिडेट यूनाइट उस क्षेत्र में एक ही है। तो देश में एक पहला, फर्ज करिए बीजेपी एनडीए आंकड़ा लेकर आती है, तो फिर अजित पवार भी चाहेंगे ना मुख्यमंत्री बनना? मैंने कहा ना, अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल वो देखा जाए, अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हंग आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पोजीशन बनेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो जितने बड़े राज्य हैं ना, वो काफी लंबे समय से जहां पर अनस्टेबिलिटी का जो रहा है, इम्पैक्ट रहा है, तो अब हर राज्य में करेक्शन हो रहा है, वेदर यूपी रहा हो या फिर आपका और अन्य राज्य भी रहे हो। तो इस बारी मुझे ये लगता है कि महाराष्ट्र में भी करेक्शन होने वाला है। ठीक है डॉक्टर सीमा, सवाल वही है, हालांकि अब चेहरा दोनों तरफ से घोषित नहीं किया गया, लेकिन अब जब चुनाव खत्म ही हो गया है, क्या मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर लड़ाई वाली स्थिति में गठबंधन में टूट का डर नहीं है? मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का पद अगर पहले से अनाउंस करने से कुछ होता है। देखिए, एक पॉलिटिक्स इज अबाउट अ नंबर गेम, एंड जिसके भी जितनी नंबर्स आएंगे शायद इस पे भी डिपेंड करेगा। और हमारे पास आप जानते ही हैं, चाहे उद्धव ठाकरे जी हो या और भी बहुत लोग हैं, चाहे कांग्रेस में हो या एनसीपी में हो, बहुत से लोग हैं जो मतलब इस काबिल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का चेहरा से कुछ हो। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इलेक्शन जो है इशू बेस्ड है, ये मुख्यमंत्री के चेहरे पे इलेक्शन नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो लोगों की परेशानियां है ना, जिस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, ऊपर से बहुत अच्छा लगता है ये सब कहना कि हाँ वेरी रोजी पिक्चर पेंट करते हैं बीजेपी के लोग, पर आज जो परेशानियां हैं, केवल आप एक लाडली बहना योजना से ये समाधान इसका नहीं होगा।
और वो भी देखिए, जिस तरह से आप एक लाडली बहना योजना का आप पैसे देते हैं और उसके बाद आप लोग कहते हैं कि अगर आप कोई भी मुझे कांग्रेस की रैली में दिखा तो मैं देख लूंगा, या पैसे अगर आपने वोट नहीं दिया तो आपको ये पैसे वापस करना पड़ेंगे। तो ये चीजें जो है जनता समझती है कि जिस टाइमिंग, जो भी टाइमिंग है इलेक्शन का, उससे में आप आके लोगों के मतलब जो मदरसे के टीचर्स हैं उनकी आप सैलरीज बढ़ा देते हैं, आप मौलाना आजाद ऑर्गेनाइजेशन को 1000 करोड़ दे देते हैं, तो आपको लगता है कि ये चीजें उनको समझ में नहीं आती क्या एक सैलरी बढ़ाने से सब मुस्लिम उनकी तरफ हो जाएंगे, या हिंदुओं को एक लाडली बहना योजना देने से सब हिंदू उनकी तरफ हो जाएंगे। देखिए, आज जो फार्मर्स डिस्ट्रेस है सबसे ज्यादा वोटिंग उसके ऊपर होगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इन्फ्लेशन है, आज इतनी महंगाई है, लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। आप 1-1.5 देते हैं, उससे 6000 वापस ले लेते हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इतनी। चलिए, अब तो कुछ ही दिन का वक्त बाकी है सीमा जी, देखेंगे किन मुद्दों का कितना असर रहा। लेकिन सेठी साहब ये बताइए, भले ही एक राज्य का दूसरे राज्य पर असर न पड़ता हो किसी नतीजे पर, इलेक्शन का जो भी रिजल्ट रहे, लेकिन बार्गेन गेम में तो पड़ता है ना। हरियाणा में अगर कांग्रेस जीत नहीं पाई तो उसका असर देखा हमने, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में देखा हमने। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करेंगे कि जम्मू कश्मीर के अपने अलग इश्यूज हैं, हरियाणा के अलग इश्यूज हैं, यूपी के अलग इश्यूज हैं, और महाराष्ट्र जीतने हारने की स्थिति में नहीं, वो देखिए वो स्थिति वहां पे बनी हुई थी। आप एक बात को समझे, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे देश के अंदर पूरी तरह से छाई हुई है, और बाय हुक और क्रुक उनका एक टारगेट रहता है, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, चाहे पैसे की बोरियां खुली हो, चाहे बाय हुक और क्रुक, और पूरी ताकत लगा के उनका एक टारगेट रहता है कि छोटे से छोटा स्टेट है, हम किसी तरह भी उसको जीतने का प्रयास रहता है। इसके अंदर बहुत सारी जातियां भी हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग, जिस प्रकार से आपने देखा नीतीश कुमार जी और बड़े लोगों को जो पलटी मार जाते हैं मौका परस्ती के साथ साथ, जब वो देखते हैं कि आने वाले समय में हमें पावर नहीं मिलेगी। ये पावर गेम है जो पॉलिटिक्स के अंदर व्यक्ति है, जब वो देखता है कि मैं इतने साल से पॉलिटिक्स में हूं और एक पार्टी इतनी हावी हो चुकी है, तो वो अपने पावर पॉलिटिक्स के लिए अपने आप को डाइवर्ट कर लेता है। नीतीश जी का तो एग्जांपल आप पहले दे ही नहीं सकते, उनका एग्जांपल बिल्कुल अलग है, उसका कोई कंपैरिजन हमारे पास है ही नहीं इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिक्स की। उस लेवल का कंपैरिजन आप किसको बताएंगे कि कितनी बार सरकार बदली उन्होंने अपने अलायंस पार्टनर के साथ? है ना, कितना अच्छा एग्जांपल है। उद्धव ठाकरे ने एक सरकार में 3 बार थोड़ी पलटी मारी थी, वही मैं कह रहा हूं कि वैसा पैरेलल एग्जांपल तो है ही नहीं। उद्धव ठाकरे जो है जीतने के बाद उलट गए ना। दिखाई शैलेंद्र जी को भी दिखाई, शैलेंद्र जी को भी दिखाई। हाँ नहीं, वो देखिए, आप इस बात को समझे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, चाहे वो उनके अलायंस थे, उनको खत्म करने का काम करा है, उनको बिल्कुल पूरी तरह से, चाहे जैसे शिंदे को या नीतीश कुमार उसके टुकड़े कर दिए, ठीक है, और उस प्रकार से जो कमेटियां, अगर ऐसा होता तो बीजेपी शिंदे को या नीतीश कुमार को आगे क्यों बढ़ाती, मतलब मुख्यमंत्री क्यों बनने देती? अभी लगातार जो ग्राउंड पर लोग थे वो भी कह रहे थे कि शिंदे की इमेज और ज्यादा बेहतर हुई। बीजेपी क्यों चाहती है ऐसा करना, अगर आप कह रहे हैं इसमें वजन? I've just cast my vote. It's an extremely proud feeling as a citizen of Mumbai to exercise my right to vote. I hope all Mumbaikars have come out and voted today and exercised their right. Thank you. Looking forward to the results. Thank you. Thank you so much. चलिए, लगातार जो बड़े दिग्गज हैं वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सलमान खान भी कुछ ही वक्त पहले पहुंचे थे, नीता अंबानी ने भी अपना वोट कास्ट किया। सेठी साहब, आप बात पूरी करिए। सेठी साहब जी, एक बार दोबारा बोलेंगे? हाँ, मेरा सवाल वही था कि अगर इस तरह की लड़ाई दिख रही है कि चेहरे वाली, तो शिंदे को भी बीजेपी ने आगे किया, नीतीश कुमार को आगे किया, बजाय कि कम सीटें थी उनकी। नहीं, उनके पास ऑप्शन, देखिए, अगर आप किसी को लालच देंगे तभी तो दो फाड़ होगा पार्टी का। अगर आप कोई व्यक्ति अपनी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो तभी जाएगा भारतीय जनता पार्टी। मैंने बोला ना, बाय हुक और क्रुक, वो चाहते हैं कि भी हमारे एब्सोल्यूट पावर हो, पूरे देश के अंदर हमारी पावर हो। लेकिन जिस प्रकार से जनता मैंडेट देती है, उस मैंडेट को भी कई बार पलटा हमने देखा। कई राज्यों के अंदर जो लोग खिलाफ थे उनको आप अपने साथ मिला लिया गया, लेकिन जनता के मैंडेट वही तो कह रहे हैं कि मैंडेट जब उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ लेकर आए थे, दूसरी तरफ चले गए, तो वही फॉर्मूला उन्होंने भी अपनाया जो बीजेपी अपना रही है।
हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जिस प्रकार उद्धव ठाकरे के दो फाड़ करे, उस प्रकार श्रोमणी अकाली दल को खत्म करने का काम करा, दिल्ली कमेटी को अपनी तरफ मिला लिया, उसको जीती हुई जो अकाली दल से जीती हुई पार्टी थी उसको अपनी तरफ मिला लिया। इस तरह के जो खेल जो राजनीति के अंदर है वो डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। जो जनता जिसको मैंडेट देती है वो, देखिए पूरे देश के अंदर जो चुनाव होता है मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार के ऊपर होता है कि हम जनता के लिए क्या करेंगे। उसके बाद आप अपना रिजल्ट अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं, उसके आधार पर जनता आपको वोट देती है। और इसके लिए एक कम से कम चुनाव की जो प्रक्रिया है और जो जनता का मैंडेट है उसका सम्मान हर एक पार्टी को करना चाहिए और ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है आलोक वत्स जी, विचारधारा वाली लड़ाई इस बार तो दिखी नहीं, क्योंकि अलग अलग विचारधाराओं का ये गठबंधन था। क्या ये बात जायज लगती है? सबसे पहले तो ये तय करेगा कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है। हाँ। ये तो बड़ा क्लियर कट जनता तय कर देगी। और दूसरा कि जिस तरीके का मैंने पहली बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कोई एक स्लोगन निकला हो और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा ही एक्सेप्ट नहीं किया हो या उसको डाइवर्ट करके एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक है तो नेक है, ये बटेंगे कटेंगे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में फर्नांडिस, ये पंकजा मुंडे ने भी इसको स्वीकारा। पंकजा मुंडे ने भी और देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा है कि हमें इस नारा से कोई लेना। फडणवीस ने इस पर कुछ नहीं कहा शायद, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि शायद उनका भी कोई वक्तव्य आया है, लेकिन अजीत पवार ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, अशोक चौहान ने स्पष्ट कहा है। तो ये लोग तो साथ तो ये आलोक जी, ये भी तो रणनीति हो सकती है कि जिस नारे से जो वोटर सधे वहां उस वोटर को साधे, उस टारगेट ग्रुप को। जैसे नुमानी ने कहा कि कांग्रेस को हमारा समर्थन है, कांग्रेस उस बात को खारिज नहीं किया, उससे उनका भी सियासी भला हो गया, इन्होंने अपना मुद्दा भी साध दिया। मैं नहीं समझता हूं कि इस नैरेटिव को चेंज करने से कोई फायदा होने वाला है। एक है तो नेक है वाले नारे से बटेंगे तो कटेंगे से अजीत पवार का वोटर कहां उनके पास आएगा? आप तो जानते ही हैं, वो तो अपना वोट बैंक साधेंगे ना। मैंने कहा ना, ये नैरेटिव सेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो स्पष्ट है कि वो कहां जाएगा। लेकिन टफ बैटल है झारखंड में, तो मुझे लगता है बीजेपी की वापसी। चलिए ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, लेकिन त्यागी जी क्या उम्मीद है दोनों राज्यों से? आखिरी सवाल आपसे, फिर दीपक जी। नहीं देखिए, स्थिति बहुत स्पष्ट है। झारखंड में भी हमारी बहुमत सरकार बन रही है और महाराष्ट्र के अंदर भी जिस प्रकार से तेजी से समीकरण बदले हैं, शुरू में थोड़ी सी कोई बिल्कुल पूर्ण रूप से मेजॉरिटी आने वाली है और स्थिर सरकार हम। दीपक जी क्या उम्मीद है आपको? और एग्जिट पोल में आप लोग रहेंगे नहीं रहेंगे? क्या स्टैंड, मतलब पार्टी का अगर कुछ आया हो आपके पास लाइन लें? देखिए एग्जिट पोल तो आप लोगों का है, पत्रकारों का, तो आप लोग आज धमा चौकड़ी मचाइए, जनता का मनोरंजन करिए एग्जिट पोल के माध्यम से। यूएस इलेक्शन में भी वो नहीं चला तो क्या किया जाए? वहां पर भी तो इस तरह का किया गया। खैर बताइए, आंकड़ा बताइए दोनों राज्यों में क्या रहेगा? नहीं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई तांत्रिक नहीं हूँ कि भाजपा की तरह यहाँ पे हम सीट बताएं, क्योंकि हमें सीटों का आकलन करना है। हम चुनाव लड़े पूरी ताकत के साथ, हमारी सरकार बनेगी झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी, मैं आज आपको बता रहा हूँ। चलिए, आप दोनों को बहुत शुभकामनाएं अपने अपने जीत और हार को लेकर। जो भी आंकड़ा सामने आएगा 23 तारीख को क्लियर होगी तस्वीर। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। महाराष्ट्र में वोटिंग अभी भी जारी है। एक बार फिर से हमारी आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप इन क्षेत्रों के मतदाता हैं महाराष्ट्र के, तो प्लीज अपना वोट कास्ट करिए। झारखंड में लगातार वोटिंग खत्म होने के बाद अब आंकड़ा सामने आ रहा है, झारखंड में वोटिंग प्रतिशत फिलहाल महाराष्ट्र से बेहतर दिख रहा है।